बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्टेजेस ऑफ शॉक। शॉक की लास्ट वीडियो है जिसमें हम शॉक के स्टेजेस को, शॉक की मॉर्फोलॉजी को, शॉक के क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी देखेंगे। ये वाला कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो शॉक नॉर्मली एक प्रोग्रेसिव होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता होता है जब तक आप उसके मैकेनिज़्म को अपोज नहीं करते होते। ठीक हो गया। अब होता क्या है शॉक में आपने टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि टिश्यू की हाइपोक्सिक डेथ देखने को मिलती है। कहते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि वो कौन कौन से पाथवेज होते हैं जो पेशेंट की डेथ को लीड कर सकते हैं, जो पेशेंट की डेथ का कॉज बन सकते हैं। उनका तो मैकेनिज़्म पता है, लेकिन जो सेप्टिक शॉक वाला मैकेनिज़्म है हमें उसके बारे में ज़्यादा तरीके से नहीं पता। लेकिन ये वाले सारे हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, तो ये हाइपोथेसाइज्ड मैकेनिज़्म होता है जो नॉर्मली विजिबल भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं शॉक की स्टेजेस को। शॉक की स्टेजेस वैसे हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर सबसे ज़्यादा क्लियर होती है, लेकिन इसके अलावा दूसरे शॉक में भी कॉमन होती है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव, जिसके अंदर आपके बॉडी में रिफ्लेक्स मैकेनिज्म चल जाए तो वो आपकी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं, टिश्यू की परफ्यूजन को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेज, इस स्टेज के अंदर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बाहर से कोई थेरापेटिक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से टिश्यू की परफ्यूजन मेंटेन हो सकती है। लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, ना ही कंपेंसेटरी मैकेनिज्म और ना ही आउटसाइड एक्सटर्नल थेरापेटिक फैक्टर किसी काम के नहीं होते। ठीक हो गया। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर रिफ्लेक्स कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन की परफ्यूजन मेंटेन हो जाती है। प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर टिश्यू की परफ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, जस्ट लाइक एसिडोसिस। वाइल इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर सेलुलर और टिश्यू इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हमने इसको ठीक ना किया गया, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर को ठीक कर भी ले, तब भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। ठीक हो गया। कहती है कि नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर के जो कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करते हैं, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, टिश्यू की परफ्यूजन को मेंटेन करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, कैटेकोलामीन्स है, एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। इन सब का मेन पर्पस ये है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा के टिश्यू की परफ्यूजन को मेंटेन करना। आपको क्या देखने को मिलता है, नॉर्मली आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, एडीएच और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से रीनल फ्लूइड कंजर्वेशन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो स्किन कूल हो जाएगी क्योंकि ब्लड नहीं आ पा रहा, और दूसरी तरफ स्किन काफ़ी ज़्यादा पेल हो जाएगी। लेकिन सेप्टिक शॉक के अंदर आपको क्यूटेनियस वेजो डायलेशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि साइटोकाइंस होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से स्किन फ्लैश हो जाती है, रेड हो जाती है और वार्म हो जाती है। ठीक हो गया। कहते हैं कि कोरोनरी और सेरिब्रल वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का कोई एक्शन नहीं होता, वहाँ पे ऑटो रेगुलेशन वाला फिनोमिना काम करता होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो स्किन से हमारे वाइटल ऑर्गन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये है नॉन प्रोग्रेसिव। इसके बाद अगर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के ऊपर ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से तरह काम नहीं करते तो नेक्स्ट आ जाएगी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के अंदर आपको टिश्यू का हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। जब टिश्यू का हाइपोक्सिया होगा तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा नहीं, जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा नहीं तो फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगी तो फिर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा तो पीएच ड्रॉप हो जाएगी, जब पीएच ड्रॉप हो जाएगी तो फिर वो पीएच क्या कर देगी, वेजो मोटर के रिस्पॉन्स को ब्लंट करना शुरू कर देगी। जैसे आपको पता है कि पीएच अगर ज़्यादा होती है तो फिर आर्ट्रियोल्स डायलेट होना शुरू हो जाती है, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है। जब आर्ट्रियोल्स डायलेट हो जाएगी तो माइक्रो सर्कुलेशन, जिसमें आर्ट्रियोल, कैपिलरी, विनियोल आ जाते हैं, उनमें ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड की पूलिंग होगी और हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम आएगा, वीनस रिटर्न कम से कम होगा, तो फिर कार्डिक आउटपुट कम से कम हो जाएगी। ठीक है, कार्डिक आउटपुट कम से कम हो जाएगी। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि वीनस पूलिंग की वजह से कि वहाँ पे पूलिंग होना शुरू हो गई है, तो वहाँ पर
क्या हो सकता है वहाँ पे क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपने ब्लड की पूलिंग करवा देते हैं तो वहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटलेट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, तो प्लेटलेट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, कोआगुलेशन कैस्केड देखने को मिलेगा। फाइनली इसकी वजह से डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन हो जाएगा। डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन की वजह से वाइटल ऑर्गन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और फाइनली हाइपोक्सिया की वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमने आउटसाइड थेरापी ना दी किसके अंदर, प्रोग्रेसिव के अंदर, तो शॉक इरिवर्सिबल के अंदर आ जाएगा। इरिवर्सिबल के अंदर आपको सेल इंजरी देखने को मिलेगी। सेल इंजरी किस तरह से देखने को मिलेगी कि सेल इंजर हुआ, सेल डैमेज हुआ तो वहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाएगी, वो हेल्थी सेल को मारना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से शॉक और सीवियर हो जाएगा। मायोकार्डियल फंक्शन और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसाइज, नाइट्रिक एनओ की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एनओ क्यों ज़्यादा हो गई? आपको पता है कि साइटोकाइंस होते हैं वो एनओ की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। एनओ आगे करेगा कि एनओ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देता है, इसके साथ साथ ये और चीज़ें भी करवा देता है। ठीक हो गया? कैसे करवा देता है? वीनस पूलिंग करवा देता है, वीनो डायलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल फंक्शन और कम से कम हो जाएगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम होगा तो फिर इस्कीमिक बोवल क्या कर लेगा, हमारे इंटेस्टिनल फ्लोरा को सर्कुलेशन के अंदर आने दे देगा, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरीमिया देखने को मिलेगा, बैक्टीरीमिक शॉक देखने को मिलेगा। ठीक हो गया कि स्कीमिया हो गया, स्कीमिया की वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से इंटेस्टिनल फ्लोरा ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टिनल वाल ब्रीच हो जाएगी। हार्ट की बात होगी, इंटेस्टाइन की बात होगी, अब बात है किडनी की कि इस्कीमिक इंजरी हो गई है, ब्लड फ्लो नहीं था तो इस्कीमिक इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से रीनल फेल्योर हो सकता है। ठीक है, रीनल फेल्योर हो गया तो फ्लूइड की रिटेंशन हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा वो, और इस्कीमिया को, हाइपोक्सिया को प्रेसिपिटेट करेगा। मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी बिल्कुल वैसी है जैसे हाइपोक्सिक इंजरी की है, और इसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन का, हाइपोपरफ्यूजन है और माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस है। कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं? ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, एड्रीनल है, जीआईटी है। ठीक है, कहते हैं कि फिब्रिन थ्रोम्बाई किसी भी जगह पे बन सकते हैं, लेकिन ये किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर विजिबल होते हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा कहते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर सेल लिपिड डिप्लीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से आपको स्टीरॉयड ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो स्टीरॉयड ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो फिर लिपिड की डिप्लीशन कम से लिपिड की डिप्लीशन हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन कम से कम होगी। कहते हैं कि लंग्स में नॉर्मली हाइपोक्सिक इंजरी काफ़ी कम होती है, लेकिन कहती है कि अगर सेप्सिस होती है, ट्रॉमा होता है, तो वो डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज को प्रेसिपिटेट कर सकता है, शोक लंग कहते हैं, वो हमने लंग्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है 4th ईयर के अंदर। ठीक हो गया, कहती है कि न्यूरॉन्स और कार्डियोमायोसाइट इनके अंदर कोई स्टेम सेल नहीं होता, रिजर्व सेल नहीं होते, तो ये रिकवर नहीं कर पाते। दूसरे जो सेल हैं इनके पास रेजिडेंट सेल होते हैं, जैसे लीवर के पास होते हैं कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स और कार्डिक मसल वाले ये रिकवर नहीं कर सकते। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, पल्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया। ठीक है, हाइपोटेंशन ये शो कर रहा है कि हार्ट से तरह पंप नहीं कर पा रहा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी तो ये ज़्यादा पल्स को बता रहा है, और क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्लैमी, कूल, साइनोटिक स्किन देखने को मिलेगी। लेकिन सेप्टिक शॉक के अंदर जो स्किन होगी वो वार्म होगी और फ्लश्ड होगी। यही फ़र्क है सेप्टिक शॉक का और हाइपोवोलेमिक शॉक का। ठीक हो गया, तो ये आपने नोट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा शॉक वाला चैप्टर खत्म हो गया। शॉक के बारे में जनरल रिवीजन क्या होगी, शॉक या सिस्टेमिक टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन है, सर्कुलेटरी फेल्योर होता है जिसका मेन कॉज या तो कार्डिक आउटपुट कम कर दे या हमारा ब्लड वॉल्यूम को कम कर दे, कार्डिक आउटपुट। कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। शॉक की मेजर 3 टाइप्स होती है, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, हाइपोवोलेमिक। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 माइनर भी होती है, न्यूरोजेनिक, एनाफिलैक्टिक होती है। शॉक हाइपोक्सिक टिश्यू इंजरी करवा सकता है। और इसके बाद कहते हैं कि जो सेप्टिक शॉक क्या होता है कि किसी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स होता है, इसकी वजह से आपको सेप्टिक शॉक के अंदर एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन देखने को मिलती है, वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिलता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन देखने को मिलती है और मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स देखने को मिलती होती हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरी, ठीक है, कोल्ड होगी और स्किन क्या होगी, ड्राई होती है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी कोल्ड होगी लेकिन यहाँ पर स्वेटिंग होगी। कहते हैं कि जो कुछ
यहाँ पे ज़्यादा सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली स्वेट ग्लैंड की तरफ, तो वहाँ पे आपको स्वेटिंग देखने को मिलती है। सेप्टिक शॉक के अंदर भी स्वेटिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्किन क्या हॉट है, दोनों का कॉज क्या है, वेज़ोडाइलेशन की वजह से, ज़्यादा वेज़ोडाइलेशन। ठीक हो गया, तो ये हमने पढ़ लिया शॉक की स्टेजेस को। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्फाक्शन को कवर करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।